अगला सवाल जो हमसे पूछा गया, दिस इज अबाउट द लास्ट टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास बिफोर ईद, जो हमारी हो रही थी, जिसमें एक एक बच्चा माशाल्लाह क्लास में पढ़ रहा था। तो दैट इज रेफर टू टेबल 1.1 एंड फिगर 1, कैलकुलेट द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एक ये हमसे पूछा गया है, और कैलकुलेट द टोटल फ्लोट ऑन एक्टिविटी डी, एक ये हमसे पूछा गया है। तो हम ये दोनों देखते हैं वहीं केस स्टडी में कि वहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है और इसको यूज करके हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स ओपन द केस स्टडी। ओके जी। तो ये हमारे पास टेबल भी बना हुआ है और उसके साथ साथ हमारे पास ये भी गिवन है, दी CPA इज ऑल्सो गिवन, बना हुआ ही है। हमें पहले तो ये करना है कि इसके हमें जो EST और LFT हैं वो कैलकुलेट कर लेने हैं, क्योंकि उनकी बेसिस पे ही हम इसका मिनिमम ड्यूरेशन निकाल सकेंगे। तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है कि EST और LFT के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, और फिर हम वो स्टार्ट एडिंग EST सबसे पहले मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो हम कैसे निकालते हैं, 0+2 आंसर, 0+4 आंसर इज 4, ये मैंने किया है 0+4। उसके बाद यहाँ पे देखें तो एक ही एक्टिविटी क्लोज हो रही है, 4+5 आंसर इज 9। यहाँ पे दो क्लोज हो रही हैं, यहाँ पे भी दो क्लोज हो रही हैं, बल्कि तीन हो रही हैं। तो हम देखते हैं, एक तो ये 9+1 है, दैट इज 10, वो मैंने पहले ही लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि 4+1 का आंसर 5 आता है, जो कि स्मॉलर वैल्यू है। इसी तरह यहाँ भी 4+1 का आंसर 5 आता है, जो कि स्मॉलर वैल्यू है। तो मैंने पहले ही 5 लिख दिया और 10 लिख दिया। 10+2 आंसर इज 12, और 12+1 आंसर इज 13। तो ये मैंने EST निकाल दिया, सबसे पहले अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाल दिया। LFT कैसे निकालते हैं, LFT के लिए हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी होती है। यहाँ दोबारा से 13 लिख देंगे, 13-1 12, 12-2 10। अब यहाँ पे तो एक ही क्लोज हो रही है, यहाँ पे देखें तो 10-1 आंसर इज 9, लेकिन यहाँ पे ये भी क्लोज हो रही है और ये भी क्लोज हो रही है और ये भी क्लोज हो रही है। तो हम सबको माइनस करके देखेंगे विच एवर इज द स्मॉलर वन। तो हमें पता है 9-5 जो है यही स्मॉलर वन है सबसे, तो 4 इज द आंसर, और 4-4 0। तो ये हमारी, हमने वैल्यूज उसकी कैलकुलेट करनी। अब पहला सवाल उसने पूछा था कि मिनिमम ड्यूरेशन कितनी है प्रोजेक्ट की। तो जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है वो हमारी मिनिमम ड्यूरेशन होती है, तो हम लिख देंगे 13 वीक्स। ठीक है, तो ये एक नंबर हमें मिल जाएगा 13 वीक्स को कैलकुलेट करने का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अब आए वापस अपने क्वेश्चन में, तो यहाँ पे उसने हमसे पूछा था कि कितना है उसका मिनिमम ड्यूरेशन, तो हम लिखेंगे 13 वीक्स। तो ये 13 वीक्स लिखने के जितने भी मार्क्स हैं, एक नंबर का सवाल है, वो हमें मिल जाएगा, एक नंबर हमें इसका। लेकिन अगर आप वीक्स नहीं लिखते हैं तो फिर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरा सवाल उसने पूछा है टोटल फ्लोट फॉर एक्टिविटी डी। तो सबसे पहले तो हमें टोटल फ्लोट का फार्मूला आना चाहिए, ये भी पिछली क्लास में मैंने सिखाया था। टोटल फ्लोट एक्टिविटी डी पे जब हमने निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, LFT, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम, माइनस ड्यूरेशन, माइनस EST। तो ये फार्मूला है, ये हमें पता होना चाहिए। इस फार्मूला को यूज करते हुए LFT माइनस ड्यूरेशन माइनस EST हम क्या निकाल देंगे, टोटल फ्लोट ऑन एक्टिविटी डी के ऊपर हम फाइंड आउट कर देंगे। हम देखते हैं कि वेदर वी कैन डू दैट और नॉट। ये हमारे पास सारा सिचुएशन गिवन है। एक्टिविटी डी को हम देख लेते हैं। पहले ये बहुत ज्यादा इस पे लाइनें हो गई, इसको थोड़ा हम रेज कर लें। ये भी साथ ही हो गया 9 और 9। तो फिर हम एक्टिविटी डी के ऊपर जो फ्लोट निकालने की एक्टिविटी है वो कर लेते हैं। एक्टिविटी डी कहाँ है जी, एक्टिविटी डी इज दिस वन। फार्मूला हमने क्या लिखा टोटल फ्लोट निकालने का, LFT माइनस ड्यूरेशन माइनस EST। अब सबसे पहले तो LFT क्या है, एक्टिविटी जहां पे क्लोज हो रही है, एक्टिविटी डी जहां पे क्लोज हो रही है वो एक्टिविटी डी की LFT है, यानी 10, ये वाली 10, माइनस ड्यूरेशन कितनी है 1, ये वाली, माइनस एक्टिविटी डी शुरू कहाँ से हो रही है, वो उसका EST है, यहाँ से शुरू हो रही है, -4। तो 10-1 -4 आंसर इज 5। तो 5 वीक्स, इसका मतलब है कि एक्टिविटी डी को परफॉर्म करते हुए हमारे पास जो 5 वीक्स थे वो फ्री थे। तो 5 वीक्स हम आंसर अपना लिख देंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे सिंपली, एंड विल स्कोर दीज 3 मार्क्स। तो इस तरह से इसे हम
कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों कैलकुलेशंस मैंने आपको सिखाई। क्विकली ज़रा हम अगले क्वेश्चन को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। इवेल्युएट वेदर क्रिटिकल पाथ एनालिसिस विल एंश्योर सीपी अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग इंटरप्शन प्रोडक्शन। अगर हम केस स्टडी में देखेंगे तो वो ये सारा जो बना रहा है पर्पस उसका क्रिटिकल पाथ एनालिसिस का बनाने का ये है कि उसके प्रोडक्शन में कुछ डिलेज आ रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि वो नई प्रोडक्शन लाइन लगाए और उस डिलेज को रोकने की कोशिश करे। क्विकली हम पढ़ लेते हैं। द फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस पेंट्स फॉर एक्सटर्नल यूज बीइंग अपडेटेड विद द न्यू प्रोडक्शन लाइन, और उसके लिए 13 वीक्स का टाइम उसने निकाला है कि 13 वीक्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमेशा वो यही इसके ऊपर पूछता है कि क्या जो सीपीए है वो मेक श्योर करेगा कि प्रोडक्शन टाइमली कंप्लीट हो जाएगी। ये जो इवेल्युएट वाले सवाल होते हैं बच्चों, ये 12 नंबर के सवाल होते हैं। 12 नंबर के सवाल में जो हम मार्क्स स्कीम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज 2 + 2 + 2 + 6, दैट इज 2 फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन, 2 फॉर एनालिसिस एंड 6 फॉर द इवेल्युएशन। तो मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स जो इस क्वेश्चन में होते हैं वो इवेल्युएशन में होते हैं। हमें भी इस सवाल में अपना सारे का सारा फोकस जो है, ज्यादातर फोकस हमें किस पे रखना चाहिए, इवेल्युएशन के ऊपर ही रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम डिफाइन करेंगे सीपीए से, क्रिटिकल पाथ और नेटवर्क डायग्राम से हम शुरू करेंगे। हम कहेंगे नेटवर्क डायग्राम या क्रिटिकल पाथ एनालिसिस एक डायग्राम है जो कि हमें सिखाती है कि कैलकुलेट करके देती है कि मिनिमम ड्यूरेशन में उन एक्टिविटीज के साथ जो कि साइमल्टेनियस हैं, हम अपना प्रोजेक्ट मिनिमम टाइम में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या ये वाकई यूजफुल है, तो जाहिर है हम बेनिफिट्स के थ्रू यूजफुलनेस इसकी बताएंगे। हम कहेंगे कि अगर मिनिमम प्रोजेक्ट टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया तो उस मिनिमम प्रोजेक्ट टाइम की वजह से चेक रखना आसान हो जाएगा। हम अपने मैनेजर्स को टारगेट दे सकेंगे कि आपने LFTs, हमें पता है ना लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम हर एक्टिविटी का क्या है, तो वो उसके मुताबिक अपनी जो मशीन्स हैं उसे लीज कर सकें, अपना जो लेबर है उसको रिक्रूट कर सकें और मॉनिटर कर सकें अपनी सक्सेस को। ये उनके लिए पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। लेकिन जो इसका काउंटर आर्गुमेंट है, जो इसकी लिमिटेशंस हम लिखेंगे, वो ये लिखेंगे कि ये डिपेंडेंट होता है सीपीए की सक्सेस के जो इनपुट है वो कितनी एक्यूरेट है, जिस बेसिस पे हम ये बना रहे हैं वो बेसिस कितनी एक्यूरेट है। ये इस बात पे भी डिपेंडेंट होता है कि ये जो फ्यूचरिस्टिक है और फ्यूचर में चेंजेस कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये इस बात पे भी डिपेंडेंट होता है कि कितनी एफिशिएंट जो मैनेजमेंट है वो इस प्रोजेक्ट को लेके चल रही है, क्योंकि जितनी एफिशिएंट मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट को लेके चल रही होगी उतना इसका टाइमली कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या वो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस उसके इंटरप्शंस को रोक सकेगा कि नहीं, और अगर वो टाइम पे कंप्लीट हो सकेगा तो तभी रोक सकेगा। और टाइम पे कंप्लीट होना डिपेंडेंट है इस बात पे कि कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और फिर ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं इनको हम यूज कर सकेंगे अपने आंसर के अंदर। मिसाल के तौर पे एक्टिविटी डी के ऊपर टोटल फ्लोट 5 वीक्स है, तो वहां पे अगर कोई डिलेज आते हैं तो उसको फौरी तौर पे एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन अगर एक्टिविटी ई के ऊपर कोई फ्लोट नहीं है तो वहां पे अगर कोई डिलेज आते हैं तो उनको फौरी तौर पे एड्रेस भी नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने याद रखना है कि हम एनालिसिस करेंगे, डेवलप करेंगे, कॉन्टेक्सचुअल डेवलप होगा जो भी पॉइंट लिखेंगे। कोशिश करें जो भी एनालिसिस आप करें उसकी इवैल्यूएशन आप साथ ही करें और फिर फाइनल इवैल्यूएशन सेपरेटली आप लाजमी तौर पे दें। इधर कंक्लूजन इज वैलिड, कुछ भी आप कहें दोनों सूरतों में, आप ये कहें कि वो अपने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर सकेगा और इंटरप्शन को रोक सकेगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। या आप कहें कि वो ऐसा नहीं कर सकेगा, तब भी ठीक है। लेकिन जो भी आप स्टेटमेंट दें उसकी रीजन हो इवैल्यूएशन के अंदर, याद रखें जो भी स्टेटमेंट आप दें इवैल्यूएशन के अंदर, दैट शुड बी विद द रीजन। अगर आप रीजन के बगैर स्टेटमेंट देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर उसके ऊपर आप डिस्कशन करें कि लेकिन ये जो सक्सेसफुल होना है इसका, ये डिपेंडेंट है बहुत सी बातों के ऊपर। फॉर एग्जांपल फ्यूचरिस्टिक चेंजेस आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सीपीए में जिस डेटा के ऊपर आपने कंस्ट्रक्ट किया है वो कितना एक्यूरेट है, द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव इज वो कितनी एक्यूरेट है, द मैनेजर्स दैट आर कंडक्टिंग दिस सीपीए वो कितने ज्यादा स्किल्ड हैं, और आपके पास फ्लोट्स कितने हैं हर एक्टिविटीज के ऊपर। अगर फ्लोट्स बहुत कम हो, फ्री टाइम बहुत कम हो, तो किसी भी प्रोजेक्ट का टाइमली कंप्लीट होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर ये भी देखना है कि अगर कोई डिलेज आते हैं तो क्या आप उन्हें एड्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि वंस एन एक्टिविटी इज डिलेड और वो मेजर एक्टिविटी है तो पूरा प्रोजेक्ट ही डिले हो जाता है। तो क्विकली हमने इस सवाल पे थोड़ी सी बातचीत की।
व्हाट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट खुद सॉल्व करके अपनी टीचर के साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे अपने आंसर्स को। तो फिर ही हम फर्दर हम बातचीत कर सकेंगे।